किया। लेकिन जब कमान देने की बात आई तो नरेंद्र तिवारी विकल्प हुए। उस वक्त क्या परिस्थितियां थी आपको लगता है कि जिसके कारण कांग्रेस आलाकमान ने आप और नरेंद्र तिवारी में से तिवारी जी को चुना? देखिए, ये निर्णय पार्टी नेतृत्व का था। मैं बहुत आभारी हूं कि सोनिया जी ने स्वयं मुझको ये निर्णय कम्युनिकेट किया। तो मुझे इस बात का संतोष था कि उन्होंने अपने सिपाही पर भरोसा रखा और मैंने राजनीतिक रूप से उस भरोसे पर खरे उतरने की कोशिश की। मगर सरकार के कामों पर मैं लगातार नजर रखता था। मैं पहली पीसीसी रहा हूंगा जिसने इथिक्स कमेटी बनाई अपने मंत्रियों के लिए, जिन्होंने इस बात की आचार संहिता तय करके दी कि आपके और प्रदेश कांग्रेस के क्या रिश्ते होने चाहिए, आपको जिला कांग्रेस कमेटी को किस तरीके से कॉन्फिडेंस में लेना है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की क्या अहमियत है। कितनों ने फॉलो किया, नहीं किया, ये अलग बात है। मैंने लगातार अपने घोषणा पत्र को एक जीवांत, हमारे एक लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में हमेशा सरकार के सामने बनाए रखा और मैं तिवारी जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने, मैं समझता हूं कि हमारे घोषणा पत्र के लगभग आधे हिस्से को उन्होंने क्रियान्वित किया, लेकिन कहीं न कहीं पर हमको राजनीतिक रूप से बैलेंस करने के चक्कर में वो जो लाल बत्तियों के खेल में फंसे और उन्होंने 300-350 के करीब उस वक्त लोग कहते थे कि लाल बत्ती बांटने में व्यस्त है सरकार। वो खड़े कर दिए, बूथ खड़े कर दिए। उन बूथों ने कांग्रेस को 2007 में हरा दिया। मैं आज भी कह रहा हूं, कांग्रेस लीडरशिप इंक्वायरी कर ले। 14 सीटें उन राज्य मंत्रियों के वजह से हम हारे। लेकिन हमारा सवाल थोड़ा सा पीछे जाता है। जब दूसरी बार अवसर आया चुनने का, किसके सिर पर ताज, तो अव्वल तो बहुत सारे फार्मूले हवा में फ्लोट हुए। कहीं कहा गया जी एमपी से नहीं बनाएंगे, कहीं कहा गया जी एमएलए को बनाएंगे, कहीं ये कहीं वो, कहीं दलित को बनाने के एक फार्मूला आया कांग्रेस के बीच से। फिर आया कि एक महिला क्यों नहीं बन सकती है पहली चीफ मिनिस्टर। तमाम फार्मूलों के बीच में बहस घूमती रही और अंत में एक निर्णय आता है कि विजय बहुगुणा। इस बार फिर क्या हुआ? ये तो आज भी मैं समझता हूं, मैं तो नहीं समझ पाया उस रहस्य को, लेकिन जो लोग इस प्रोसेस में थे वो ज्यादा बेहतर जानते होंगे। लेकिन यदि कहीं से आपको जानकारी मिले तो मेहरबानी करके मुझे भी बता दीजिएगा। और विजय जी भी अपने आप में इस सरप्राइज के लिए तैयार रहे होंगे, मैं नहीं कहता नहीं रहे होंगे, लेकिन हम सब के लिए एक निर्णय था। लेकिन बहरहाल एक अच्छा निर्णय है, जो भी निर्णय है, जो लीडरशिप का निर्णय है, उस निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए। प्रारंभिक तौर पर हमारे साथियों में जरा सा तकलीफ थी, लोगों को लगा, होती है लोगों, क्योंकि 2000 में जब हमने यात्रा प्रारंभ की थी हमारे पास बहुत लोग नहीं थे। जब मैं राज्य में प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में प्रवेश किया तो केवल 13 लोग मेरे स्वागत के लिए थे। हमको बड़ा, जिस पीसीसी का जो आज बड़ा भवन है, हम एक छोटे से उसमें वहां हमने प्रारंभ किया था। तो 1.5 साल में हमने उसकी बिल्डिंग बनाने, बैठने के इंतजाम से लेकर के संगठन का ढांचा खड़ा करने का, और एक विधायक थे हमारे, वो भी एमएलसी से होकर के आई थी, इंदिरा हृदय जी। एक से हमने यात्रा प्रारंभ करके हम लोग सौभाग्य से सरकार बनाने तक पहुंचे, 40 तक पहुंचे। तो एक था, तो मेरे साथियों के मन में थोड़ा इस बात का तकलीफ थी, मगर अनंतगतवा मुझे खुशी है कि मैं अपने साथियों को समझा पाया कि जो कुछ भी पार्टी के अंदर होता है उसको अच्छाई मानना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। और हमारे लोगों ने विजय बहुगुणा जी को आज मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया है। हम उनको पूरी मदद करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति, जिसके हाथ में कमान है, थोड़ा सा ड्राइवर को भी सीखना पड़ता है कि भाई उसकी गाड़ी में जो पैसेंजर हैं जब उनका ध्यान रखे, उनको झटके कम लगे। और अभी झटके लग रहे हैं, कभी लगते हैं। रावत जी, एक लोग चर्चा करते हैं कि भाई जब इसी निवास में आपके तमाम आपके समर्थक एकजुट हुए यहाँ आके और एक गुस्सा दिखाई दिया लोगों में, तो हरक सिंह रावत और आप साथ आए, हरक सिंह रावत भी यहाँ आए और एक माहौल बना। उस माहौल के बाद फैसला हुआ
एक कॉम्प्रोमाइज कहिए, फैसला कहिए, एक सहमति कहिए, विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री हो गए, विश्वास प्रस्ताव भी हो गया, सिद्ध भी कर दिया बहुमत सरकार ने, आप उनके साथ खड़े हुए। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि हरक सिंह रावत को हरीश रावत ने फिर अकेला छोड़ दिया। नहीं, आप जानते हैं मैंने हरक सिंह जी जब तक मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं हो गए, मैंने शिद्दत से उनकी लड़ाई लड़ी और मैं समझता हूं एक अच्छा निर्णय हुआ। 5 साल ऑपोजिशन के नेता रहे और उसमें उनकी बड़ी भूमिका रही कि भाजपा डिफेंसिव हुई, सरकार उनकी कमजोर हुई, तो उस व्यक्ति को सरकार से बाहर रखना बहुत गलत होता। और ये भी सत्य है कि हरक सिंह जी कभी मेरे साथ नहीं रहे। मैंने उनका साथ दिया, मैंने 2002 में उनका साथ दिया जब सतपाल जी उनके खिलाफ थे। मैंने उनका साथ बाद में भी दिया जब कभी संकट आया, लेकिन वो जब फिर हमारे साथ आए तो हमने पूरे दिल से, आज हम पूरे दिल से उनके साथ हैं और वो एक होनहार नेता है, उनके सामने लंबा भविष्य है। उस समय हमारे सामने एक कठिन भावना पूर्ण स्थिति थी, हमारे साथी आगे बढ़ चुके थे, कुछ कारण हुए थे, उसमें अकस्मात विजय बहुगुणा जी का आना, उनका कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देना और पार्टी में कुछ महत्वपूर्ण लोगों का ये कह देना कि हरीश रावत के साथ तो कोई था ही नहीं, 1-2 लोग थे, और कुछ लोगों का ये कह देना कि हरीश रावत ने खुद ही विजय बहुगुणा का नाम प्रपोज किया। तो उन सब बातों से ऐसे हालात बन गए कि हमारे साथी बहुत आगे निकल गए थे और वहां से वापस लाना मेरे लिए बहुत कठिन काम था। कुछ लोग कहते हैं कि हरीश रावत ने बेस्ट डील की उसके बाद। नहीं, वो याद दिलाते हैं कि राज्यसभा मैं उस समय स्पीकर, मैंने कोई डील नहीं की, बल्कि मैं आभारी हूं कि सोनिया जी ने ये समझा कि इसको कुछ घाव लगे हैं तो उस पर उन्होंने कुछ ठंडे फायर रखने की कोशिश की। मैं उसके रूप में, उनके एक आशीर्वाद के रूप में उन चीजों को लेता हूं, कहीं कोई डील नहीं थी। मेरे लिए बड़ा काम था कि मैं अपने बहुत आगे बढ़ गए साथियों को, एक ही परिणाम था कि या तो हम भाजपा के साथ मिलकर के सरकार बनाते या भाजपा की सरकार बन देते, लेकिन हमने वहां से लेकर के कांग्रेस की सरकार बन सकी और आगे कांग्रेस की सरकार बनी रहेगी। तो इस काम के लिए जो मैं कर सका उस पर मुझे फक्र है, अपने काम पर। भले ही इसके लिए हमारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके से मेरी आलोचना की है, लेकिन मैं समझता हूं कभी यदि कांग्रेस के इतिहास लिखने वाले, कुछ वो लिखने वाले लोग उत्तराखंड की तरफ भी नजर डालेंगे तो मेरी इस भूमिका की वो सराहना करेंगे, उसके साथ न्याय कर सकेंगे और मुझे उसी बात का संतोष रहेगा। बाकी आगे क्या मिलने जा रहा है, नहीं मिलने जा रहा है, तो सब भविष्य के गर्व। राव जी, आज की तारीख में इस सरकार की स्थिरता की कितनी गारंटी है? 100% गारंटी है। ये उतनी बड़ी गारंटी है जितनी बड़ी गारंटी मैं आपके साथ सामने बैठ करके आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं। और ये 5 साल चलेगी, बहुत अच्छी तरीके से चलेगी। लीडरशिप को, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल एक बात देखने की जरूरत है कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता सूत्र आए हैं वो उनको अपमानित न करें जो लोग वंचित रह गए। सबको साथ लेके चले, ये मैसेज आप देना चाह रहे हैं? ये उनको समझना चाहिए, ये कोई मैसेज देने की बात नहीं होती है। यदि वो आगे बढ़ करके हमारी भावनाओं को समझेंगे तो हम आगे बढ़ करके सहारा देंगे, और यदि वो आगे बढ़ करके नहीं समझेंगे, भावनाओं को चोट पहुंचाएंगे, तब हम सोनिया जी की तरफ देख करके उनको मदद करेंगे। फिर बाकी उनके हमारे बीच में क्या पुल बनते हैं ये तो विजय बहुगुणा जी के ऊपर निर्भर करता है, उनके साथी सहयोगियों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इस समय जो मुझे लग रहा है, कई लोग जो है, जो तार में जोड़ता भी हूं, जो रस्सी में बांधता भी हूं पुल के लिए, वो उस पर कैंची चलाने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ मेरे दोस्त हैं विजय बहुगुणा, वो इस खेल में लगे हुए लोगों को समझेंगे। नहीं, वो पहचान पा रहे हैं उन लोगों को? सत्ता का चश्मा बड़ा अजीब होता है जी। ये कभी कभी सामने से नहीं देखता है, किनारे उनारे से देखता है। हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो ये थे हरीश रावत। हरीश रावत ने अपनी बात बहुत सफाई से कही, लेकिन उसमें एक तेवर भी दिखता है।
हरीश रावत ने विजय बहुगुणा सरकार के लिए एक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जो कार का ड्राइवर है ये उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो देखे कि कार में जो सवारी हैं उनको धचके कम लगे। जब हमने उनसे पूछा कि क्या अभी धचके लग रहे हैं तो उनका जवाब था हाँ, अभी धचके लग रहे हैं। हालांकि हरीश रावत ने उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार की स्थिरता की गारंटी ताल ठोक अंदाज में थी, लेकिन साथ में ये राइडर भी लगाया कि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार के मुखिया का व्यवहार कैसा रहता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए समाचार प्लस। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला, जैसे ल्यूमिनस इन्वर्टर और ल्यूमिनस ट्यूबुलर बैटरी। पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। ल्यूमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। राम और कृष्ण की धरती, देवभूमि, गंगा यमुना के पवित्र जल से नहाई, सूफी संतों की जन्मभूमि, ताज की खूबसूरती से दुनिया की आंखों का नूर बनी, देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाली धरती, शाम अवध और सुबह बनारस से सजी संवरी धरती, एक जमीन जिस पर नाज है पूरे हिंदुस्तान को। ये जमीन है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की। हमारा हाथ है इसकी नब्ज पर और हमारा वास्ता है यहां की हर धड़कन से। मेरी धरती महान। हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात और मैं हूं रीना खान। शुरू करेंगे समाचार फटाफट। लखनऊ में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इस बात पर चर्चा की गई कि चीनी सरकारी नियंत्रण में रखी जाए या फिर नहीं। इस दौरान चीनी को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के मसौदे पर चर्चा हुई। आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष सी रंगराजन की अध्यक्षता वाली कमेटी ने मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री से ये मुलाकात की। कोयला ब्लॉक घोटाले को लेकर टीम अन्ना कल प्रदर्शन करेगी और इस प्रदर्शन के दौरान टीम अन्ना ने नेताओं के घरों का घेराव करने का ऐलान किया है। इन नेताओं में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम शामिल हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के समर्थकों के इस आंदोलन के दौरान दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशन बंद रहेंगे। इस बात से टीम अन्ना का समर्थन करने वाले भी खासे नाराज हैं। रविवार को प्रधानमंत्री के घर के आसपास पड़ने वाले सभी 6 स्टेशन दोपहर तक बंद रखे जाएंगे। बरेली में दंगा पीड़ितों से मिलने जा रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्रा को हिरासत में ले लिया गया है और फिर थोड़ी देर बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अशोक प्रधान को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। आपको बता दें कि बरेली में बीते दिनों हुए दंगे के बाद फिलहाल हालात शांतिपूर्ण है और तनाव बरकरार है, लेकिन ऐसे प्रशासन ने बीजेपी के नेताओं को एहतियात गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड में इन दिनों बिजली की समस्या गहराती जा रही है। हालांकि सूबे को ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है, लेकिन बावजूद इसके सूबे के कई इलाकों में बिजली की भारी समस्या पैदा हो गई है। वैसे तो राज्य में कई हाइड्रो प्रोजेक्ट मौजूद हैं, लेकिन बारिश ने इन परियोजनाओं को फिलहाल बंद कर दिया है। बारिश की वजह से परियोजनाओं में सिल्ट आ गया है और इसकी वजह से परियोजनाएं बंद कर दी गई हैं। सिर्फ टिहरी परियोजना ही ऐसी है जिसमें बिजली का उत्पादन हो रहा है और ऐसे में प्रदेश का बिजली उत्पादन मात्र 11 मिलियन यूनिट ही रह गया है, जबकि सूबे की बिजली की मांग 32 मिलियन यूनिट है।
एसपी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का कहना है कि प्रदेश में एसपी के पक्ष में लहर चल रही है, इसलिए उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में किसी से समझौता नहीं करेगी। पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और 60 सीट जीतकर सरकार